Hello, in this video we will see the sample question paper of economics for class 12th term 2 2021-22 जिसका आज हम देखेंगे पार्ट वन में हमने 1 to 7 नंबर तक के क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो टर्म 2 एग्जाम होगा जो कि 2022 में होगा तो वो सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें 13 क्वेश्चंस आएंगे एंड ये 40 मार्क्स का होगा एंड 2 आवर्स इसको सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के एंड 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 30 to 50 वर्ड्स के लिए होंगे एंड जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनकी वर्ड लिमिट होगी 50 to 80 वर्ड्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होगी 80 to 120 वर्ड्स। आंसर लिखते समय वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा एंड इस क्वेश्चन पेपर में कुछ केस या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए गए। सो लेट्स सी क्वेश्चंस एंड आंसर्स वन बाय वन। सो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंशिएशन करना है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन फाइनल कंजम्पशन के लिए कोई चीज परचेज करता है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, तो उसने मिल्क परचेज किया खुद कंज्यूम करने के लिए। एंड सिमिलरली फाइनल गुड्स उस केस में भी किसी कमोडिटी को हम कहेंगे जब वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी जाएगी। जैसे कि कोई फैक्ट्री ओनर है, वो मशीनरी लगाता है अपने फैक्ट्री में, तो वो उसका आइडिया है कि वो उससे प्रोडक्शन करेगा, तो इस वजह से उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये फाइनल गुड्स इस केस में भी, तो फाइनल गुड्स 2 केसेस में बनते हैं हमारे, या तो कंज्यूमर उसको डायरेक्टली अपने कंजम्पशन के लिए यूज करे या फिर उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करे। एंड इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रीसेल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं या फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स में जैसे मिल्क है, जो कोई डेयरी शॉप वाला अगर खरीद रहा है तो वो उस मिल्क को वापस से अगेन रिटेल जो कस्टमर्स हैं उनको वो बेचेगा, और उसने भी खरीदा है तो वो भी किसी शॉप का कस्टमर है, बट उसने वो खरीदा है रीसेल पर्पस से, दोबारा सेल करने के पर्पस से। एंड सिमिलरली अगर कोई स्वीट शॉप ओनर है, उसने मिल्क परचेज किया स्वीट्स बनाने के लिए, तो इस केस में जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो जब प्रोडक्शन पर्पस में यूज होते हैं तो वो यूज अप हो जाते हैं, ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। रीसेल पर्पस में भी जब वो रीसेल करेगा तो आफ्टर रीसेलिंग इट इज यूज्ड अप, इट इज फिनिश्ड। एंड जो प्रोडक्शन पर्पस में यूज करा है फॉर मेकिंग स्वीट्स, वो भी यूज्ड अप हो जाएगी इन दिस प्रोसेस। तो ये डिफरेंस है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। इन दोनों में डिफरेंशिएशन करना है। सो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वो चीजें होती हैं जिसमें किसी एक एंटिटी की वजह से दूसरी एंटिटी को या दूसरे इंस्टीट्यूशन को फायदा हो रहा हो, बिना कि जिसको बेनिफिट हो रहा है उस इंस्टीट्यूशन के पे किए बिना। तो यानी कि जिसको बेनिफिट हो रहा है, जो बेनिफिशियरी है, उसने उस बेनिफिट के लिए पे नहीं किया, स्टिल उसको बेनिफिट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लोग पब्लिक पार्क्स का यूज करते हैं विदाउट पेइंग फॉर इट बट गेटिंग हेल्थ बेनिफिट्स, गवर्नमेंट ने तो एक बार पब्लिक पार्क बना दिया, अब वो पब्लिक पार्क लोग बहुत सालों तक यूज करेंगे और उससे उनको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, तो उनको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कुछ पैसा उस पार्क में जाने के लिए देना है, ऐसा नहीं है, इट इज फ्री, बट स्टिल उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो ये है कि एक एंटिटी यानी जो पब्लिक पार्क बनाया गया उसकी वजह से दूसरे इंस्टीट्यूशंस को फायदा हो रहा है, यानी कि दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ये है कि जस्ट अपोजिट केस, कि जिसमें
एक एंटिटी की वजह से दूसरी एंटिटी को हार्म हो रहा हो, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा हो, लेकिन उसके लिए जो पहले वाले इंस्टीट्यूशन जो हार्म कर रहा है उसको कोई पेनलाइज नहीं किया जा, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लग रही है। तो फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कॉज्ड बाय नियर बाय फैक्ट्रीज लीड्स टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ। मतलब कि जो फैक्ट्रीज हैं अगर वो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं बट उसके लिए उनको पेनलाइज नहीं किया जा रहा है तो कहीं, और वो वाटर रिसोर्सेज की वजह से अगर लोगों की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एग्जाम्पल है। सिमिलरली हम देख सकते हैं जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं रोड्स पर, उनसे जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोगों के हेल्थ पे पड़ता है, जिसके लिए उनको पेनलाइज तो किया नहीं जाता है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है कि बिना पेनलाइज किए आप मतलब एक एंटिटी के कुछ काम करने से दूसरी एंटिटी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल होगा। Then next question is calculate equilibrium level of income for a hypothetical economy for which it is given that autonomous investment is rupees 500 crores and consumption function is given as C is equal to 100 plus 0.80y। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिया है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें कंजम्पशन फंक्शन दिया है, हमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू दी हुई है। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले पर इस c की वैल्यू को पहले पुट करेंगे। ये जो कंजम्पशन फंक्शन की हमें वैल्यू दी हुई है, हमने c की जगह पर ये वैल्यू रखी 100 प्लस 0.8y एंड प्लस आई की वैल्यू हमें दी हुई है 500 करोड़, तो प्लस हमने 500 लिखा। देन उसके बाद y इज इक्वल टू, सिमिलरली हमने ब्रैकेट खोल दिया तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y प्लस 500। फिर 0.8y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, y वेरिएबल है क्योंकि, एंड 100 प्लस 500 राइट हैंड साइड होगा। देन लेफ्ट साइड पर हम अगेन लिखेंगे y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 600, इन दोनों को ऐड करने पर, एंड y में से जब हम 0.8y को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2y इज इक्वल टू 600, एंड जब हम 0.2y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे यानी कि 600 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे, जब हमने किया तो यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे और ऊपर एक 0 लगाएंगे, एंड जब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3000 करोड़ हमारी y की वैल्यू होगी। इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट चेंज इन इनकम यानी कि डेल्टा y फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गिवन दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC is equal to 0.8 and change in investment is rupees 1000 crores। तो ये दोनों वैल्यूज हमें दी हुई है, MPC 0.8 and delta I that is change in investment 1000 crores। देन हमें पता है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K is equal to 1/1 minus MPC, जहाँ पर MPC की वैल्यू है 0.8 तो हमने 1 minus 0.8 लिखा, तो वो माइनस करने पर आया नीचे डिनोमिनेटर में 0.2 एंड 1/0.2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, एंड वी नो दैट k इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा i। यहाँ पर डेल्टा i की वैल्यू हमें 1000 करोड़ दी हुई है, डेल्टा y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डेल्टा y को एज इट इज रखेंगे एंड डेल्टा i की वैल्यू पुट करेंगे 1000 करोड़, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 को 1000 से, देन हमें वैल्यू मिलेगी 5000 करोड़। और हमें ये चीज देखकर समझ में आनी चाहिए थी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ है, मल्टीप्लायर 5 टाइम्स काम कर रहा है, तो डेफिनेटली जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ऐसे भी आंसर हमारा 5000 आएगा। ये फॉर्मूला एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट को बताता है कि इन्वेस्टमेंट में हम चेंज करेंगे तो वो मल्टीप्लायर वाले नंबर का इफेक्ट दिखा करके डेल्टा वाई को
चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो ज़्यादा सेव करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट एट लोअर लेवल ऑफ इनकम अ कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज और हर इनकम ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जब भी इंडिविजुअल्स की लो इनकम होती है तो डेफिनेटली सबसे पहले वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं, अपनी सर्वाइवल नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान होता है। क्योंकि लग्जरीज को वो बाद में अफोर्ड कर सकते हैं, पहले वो अपनी बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक हाउसिंग एंड सैनिटेशन, बेसिक एजुकेशन, ये सब चीज़ें नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उससे उस टाइम पर जब उनकी इनका कम है तो वो इन सारी नीड्स के ऊपर खर्चा करेंगे। जब खर्चा करेंगे तो इसका मतलब कि उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा, वो खर्चा ज़्यादा करेंगे और उनके पास बच्चे का बहुत कम, सेविंग कम होगी। बट एज इनकम इंक्रीजेज owing to psychological behavior of consumer, people tend to consume less and save more for future uncertainty. लेकिन जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है तो उनकी कंजम्पशन नीड्स फुलफिल होती चली जाती हैं, तो उनके पास इनकम बचती है कि वो सेव कर सके फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए। दूसरी चीज़ है कि जब उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो उनको ये भी चीज़ समझ में आती है कि फ्यूचर में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वी शुड सेव। बट इनिशियली जब लोअर इनकम होती है तो वो सेव करने की कैपेसिटी उनके पास नहीं है, क्योंकि पहले वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करेंगे तब ना सेव करेंगे। बिना बेसिक नीड्स फुलफिल किए वो कैसे सेव कर सकते हैं? तो सेविंग का थॉट बाद में आता है, पहले बेसिक नीड्स का फुलफिलमेंट की बात आती है। लेकिन जब इनकम बढ़ जाती है तो बेसिक नीड्स आर ऑलरेडी फुलफिल्ड, तो बचे हुए पैसे का वो क्या करेंगे? तो बचे हुए पैसे वो सेव करेंगे। तो डेफिनेटली एट हायर इनकम लेवल पीपल टेंड टू सेव मोर। Then next question is state and discuss any 2 indicators that help in measuring the health status of a country. 2 indicators हमें बताने हैं जो कि किसी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को मेजर करता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 फैक्टर्स हैं जो कि हमें किसी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को दिखाते हैं। फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अनदर वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट indicates the number of children that survive द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है कि जीवन के जो पहले साल है उसमें कितने बच्चे जिंदा हैं, जीवित हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, इसका मतलब बच्चों की डेथ कम हुई है। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, तो बच्चों की डेथ कम हुई है, ज़्यादा बच्चे सर्वाइव किए हैं, तो ये किसी कंट्री की अच्छी हेल्थ स्टेटस को दिखाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ बहुत ज़्यादा बच्चों की हुई है और सर्वाइवल उनका कम है, तो ये पुअर हेल्थ स्टेटस किसी कंट्री का दिखाएगा। एंड नेक्स्ट पैरामीटर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन बी एक्सपेक्टेड टू लिव। ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने दिन जीवित रहेगा, इस चीज़ को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेजर करते हैं। तो जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक पर्सन ज़्यादा साल जिएगा। फॉर एग्जांपल 70 ईयर्स, 80 ईयर्स अगर किसी कंट्री में है तो इट इज़ गुड नंबर। और अगर किसी कंट्री में 30 है, 40 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ऑन एन एवरेज एक पर्सन 30 साल 40 साल ही जी रहा है, तो दिस इज द मिजरेबल सिचुएशन। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर हम समझ सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज़्यादा है देन इट इज़ गुड, इट मीन्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री इज गुड। एंड वाइस वर्सा, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है देन डेफिनेटली द हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट कंट्री शुड बी कंसिडर्ड वेरी थॉटफुली कि क्या किया जाए कि हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड एनालाइज women worker population in rural and urban areas based on the following information। ये हमें टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें ये कुछ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर मेन है एंड वुमेन है, और लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ वुमेन वर्कर की बात की है, तो हम सिर्फ वुमेन वर्कर पे फोकस करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो मेन की इंफॉर्मेशन दी हुई है इसका हमें काम नहीं है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी ऐसा कुछ टेबल मिले जिसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें उसी चीज़ पर फोकस करना है जो कि हमें क्वेश्चन में डिमांड की है, वुमेन वर्कर पॉपुलेशन।
तो कह रहा है कि विमेन वर्कर का टोटल पॉपुलेशन रेशियो क्या है अर्बन और रूरल एरिया में, ये चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ पर विमेन की बात हुई है। टोटल जो उनका प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में जो वर्क कर रहे हैं वो है 16.5, जिसमें रूरल में है 17.5 एंड अर्बन में है 14.5। तो ये देखने से ही समझ में आता है कि रूरल पॉपुलेशन में जो विमेन है वो ज़्यादा वर्किंग है एंड अर्बन एरिया में जो विमेन रहती हैं वो कम वर्क करती हैं, मतलब उनका वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो कम है। इसका मतलब कि जो रूरल विमेन है दे आर वर्किंग इन द रूरल इकोनॉमी मोर, देयर कंट्रीब्यूशन इज मोर एज कंपेयर टू अर्बन विमेन। सो इस फैक्ट के अकॉर्डिंग हम ये चीज समझ सकते हैं कि the data is in the given table reveals that women constitute 16.5% of the total worker population in the economy, जैसा कि बताया गया, and the number of women workers in rural areas 70.5% are relatively higher than the women workers in urban areas, that is only 14.2. So what is the reason? The reason is due to abject poverty in rural areas. Rural women are compelled to work more than their urban counterparts, यानी कि जो अर्बन वुमेन है उनके कंपैरिजन में जो रूरल वुमेन है उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है, उनको वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट बनना पड़ता है बिकॉज दे आर पुअर। तो अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स, जो कि क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्गुमेंट। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इसको जस्टिफाई करना है। दैट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब किसी इकोनॉमी में होता है तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, लोगों को ज़्यादा सहूलियत होगी अपने काम करने में। अगर इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग फैसिलिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, आईटी फैसिलिटीज़ हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली लोगों का काम ज़्यादा स्मूथ होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कम इनपुट देने पर भी ज़्यादा आउटपुट वो जनरेट कर पाएंगे। उसकी वजह से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाने लगेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, एंड इसकी वजह से जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाएंगे, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। एंड इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है कॉन्टिन्यूसली तो डेफिनेटली इट विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिविंग वैलिड रीजंस एक्सप्लेन which of the following will not be included in the estimation of national income of India। कि ये जो ABC पॉइंट्स हमें दिए हैं इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ हमें ध्यान देना है विल नॉट बी इंक्लूडेड। एग्जाम में बहुत ध्यान देंगे कि नॉट लिखा है या नॉट नहीं लिखा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को ट्रीट करना है। देन द फर्स्ट पॉइंट इज परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एंड नेक्स्ट इज सैलरीज पेड बाय फ्रेंच एम्बेसी, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, टू द लोकल वर्कर्स ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनसेशन पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड्स। सो लेट्स सी, तो इनमें से जो फर्स्ट यानी कि ए पॉइंट एंड सी पॉइंट ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? लेट्स सी द रीजंस। सो the purchase of shares of X Limited by an investor in the NSE, National Stock Exchange, will not be included in estimation of national income of India because such transactions are mere paper claims and do not lead to any value addition। क्योंकि जब एक पर्सन शेयर्स खरीदता है तो उसने किसी न किसी पर्सन से खरीदा या कंपनी से खरीदा है, तो उसमें सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है पावर का, ठीक है, तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ थोड़ा ओनरशिप चेंज हो रही है कुछ परसेंटेज के लिए।
कि जितने परसेंटेज ऑफ शेयर उसने खरीदे उतने परसेंटेज का वो उस कंपनी में मालिक है या उसकी अथॉरिटी है। तो उस चीज में कहीं भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, और जब तक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक वो जो अमाउंट है, वो जो वैल्यू होगी, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ ट्रांसफर हो रही है पेपर क्लेम्स। तो इस वजह से ये जो ट्रांजैक्शन है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनसेट किया है फ्लड के विक्टिम्स को, वो भी नहीं हुआ क्योंकि एक ट्रांसफर पेमेंट है। इसमें गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, उनको कंपनसेट कर रही है, उनको बेनिफिट दे रही है, बट रिटर्न में फ्लड विक्टिम्स ने कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ओके, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट लीड टू एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जैसे कि कहा कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होने के लिए प्रोडक्शन तो होना चाहिए, बट कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी उनका फ्लड विक्टिम्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अल्टीमेट, बल्कि वो मिजरेबल कंडीशन में। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम। तो गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है अगर फाइनेंशियली, तो वो अगर उनको पैसे बांट रही है, जैसे कि हम कई बार केसेस में देखते हैं, न्यूज में आता है कि गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक अमाउंट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसमें ये एक ट्रांसफर पेमेंट है। यहाँ पर भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि लोगों ने कुछ काम करके गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने उसके रिटर्न में उनको कुछ दिया, तो ऐसा नहीं है। दैट इज वाई ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। एंड जहां तक सैलरीज की बात है, तो सैलरीज विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि जो एस्टिमेशन हम करते हैं नेशनल इनकम का, उसमें ये जो लोकल वर्कर्स हैं ये इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। वहाँ काम कौन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वहाँ लोकल वर्कर्स काम कर रहे हैं। लोकल वर्कर्स मतलब वो न्यू दिल्ली के ही रहने वाले हैं, और न्यू दिल्ली कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया में है। तो वर्कर्स न्यू दिल्ली के हैं, वर्कर्स इंडिया के हैं। फ्रेंच एम्बेसी फ्रांस की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, तो उसकी जो भी इनकम जनरेट होगी वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में नहीं इंक्लूड होगी। लेकिन फ्रेंच एम्बेसी लोगों को पैसा दे रही है, वो लोग इंडिया के हैं, इंडिया के लोकेलिटी में रहते हैं, उनका सारी चीजें, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। दैट इज वाई दे आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। That is why, because they are resident of India, they are earning from French embassy. That is factor income. That is why it will be included in national income. But ये बात बस नोट करने के लिए अपने दिमाग में रखिए कि ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंच एम्बेसी इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज द पार्ट ऑफ फ्रांस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे अपने समझने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा विच विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो सिंपली आपका आंसर यहीं तक था। बट हाँ, जो बी पॉइंट है ये इंक्लूड क्यों होगा, इसको भी आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। द वैल्यू ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड प्राइस इंडेक्स are given as rupees 500 crores and 125 respectively। यानी कि रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू है 500 crores एंड प्राइस इंडेक्स दिया है हमें 125। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाई 100। तो सिंपली हमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर रियल जीडीपी की वैल्यू 500 है, प्राइस इंडेक्स इज 125 डिवाइड बाई 100। देन ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, and 5 multiplied by 125, 625 crores is the answer. Next question is of 3 marks. The question is study the following information and compare the economies of India and Singapore on the grounds of investment in infrastructure as a percentage of GDP. तो यहाँ पर हमें इंडिया की इकोनॉमी एंड सिंगापुर की इकोनॉमी को कंपेयर करना है। यहाँ पर फिर अगेन आप देख लीजिए, चाइना एंड हांगकांग के लिए भी डेटा दिया है, साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान के लिए भी डेटा दिया है, इंडोनेशिया के लिए भी दिया है। इन सारी कंट्रीज की वैल्यू को हमें कंसीडर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनकी बात क्वेश्चन में पूछी ही नहीं है।
इंडोनेशिया की भी बात पूछी ही नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए इंडिया और, तो जैसा कि मैंने येलो से शेड कर दिया, इंडिया और सिंगापुर पे हमें फोकस करना है। एग्जाम में भी आपको ऐसे डेटा मिलेंगे जिसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, बट उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में यहाँ पर इंडिया एंड सिंगापुर की बात की है, तो दूसरी कंट्रीज के डेटा से कोई बहुत रेलेवेंस यहाँ पर नहीं निकलता, उसको हम कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है इंडिया एंड सिंगापुर को ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा किया जाता है, टोटल जीडीपी में से इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन परसेंटेज, एंड सिमिलरली सिंगापुर में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है टोटल जीडीपी का इन परसेंटेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो दोनों कंट्रीज को हमें कंपेयर करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये किसी कंट्री की डेवलपमेंट को दिखाता है। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाएगा उतना ज़्यादा वो कंट्री डेवलप होगी। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज दैट प्रोपोर्शन, वो ऐसा प्रोपोर्शन है टोटल जीडीपी का विच इज इन्वेस्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन अ कंट्री, यानी कि टोटल जीडीपी में से जो प्रोपोर्शन, जो रेशियो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया जाता है, उसे हम कहते हैं कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की डेवलपमेंट पे खर्च किया गया है। तो जैसा कि हमें डेटा दिखा रहा है कि इंडिया अपने टोटल जीडीपी का 30% खर्चा करती है एंड सिंगापुर अपने टोटल जीडीपी का 28% खर्चा करती है। तो थोड़ा ही डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2% का डिफरेंस है इंडिया और सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट में। लेकिन इंडिया की ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ज़्यादा एक्सपैंड है एज कम्पेयर टू सिंगापुर। तो इंडिया को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है कंपेरेटिवली टू सिंगापुर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो सिंगापुर इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री इन द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, मलेशिया के नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर हाईलाइट किया गया। तो इंडिया के कंपेरिजन में सिंगापुर का जो लोकेशन है, जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है, वो काफ़ी कम है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। अगर वो सिंगापुर से कंपैरिजन करता है तो उस हिसाब से सिंगापुर ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। तो अगर हम इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इफ इंडिया वांट्स टू ग्रो एट अ फास्टर रेट, शी मस्ट कंसंट्रेट ऑन द जुडिशियस इन्वेस्टमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कि अगर इंडिया डेवलप करना चाहती तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जैसा कि सिंगापुर एक अच्छा अमाउंट अपने जीडीपी का कर रही है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स में 30 ज़्यादा है 28 से, इसका मतलब इंडिया बहुत अच्छी कंडीशंस में, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक 2% का ही मार्जिनली डिफरेंस है। और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम सिंगापुर के ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली इंडिया इज वेरी लार्ज कंट्री। सो इन दैट वे इंडिया को और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 1 to 7 क्वेश्चंस इन द टर्म 2 क्वेश्चन पेपर। बाकी हमारे जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आई होप कि जितने भी सोल्यूशंस बताए गए हैं क्वेश्चंस के वो आपको समझ में आए होंगे। एंड ये जो PDF फाइल है इस सोल्यूशन की, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक यू कैन डाउनलोड एंड रीड दैट PDF at your own convenience. So next time आप वेट करिए, जल्दी ही इसका part 2 भी आएगा and you can watch that also and get benefited from that.